श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, इस प्रयास में रहता हूं कि अलग अलग फील्ड की जो अलग अलग एक्सपर्ट पर्सनैलिटीज जो हमारे संपर्क में आती हैं उनको हम अपने स्टूडियो में लाएं और उनके अनुभवों को हम आपके साथ साझा करें। इत्तेफाक देखिए, 2 दिन पहले इंडोगमा फिल्म फेस्टिवल फरीदाबाद में किया गया। वहाँ बतौर डायरेक्टर जनरल जब मैं पार्टिसिपेट कर रहा था तो मैंने देखा कि मैडम पूजा सिंह वहाँ पर अवार्ड्स अनाउंस कर रही है। स्टेज पे खड़े होकर ही मैंने इनसे पूछा कि आपको कोई फिल्म का अनुभव भी है? तो डॉक्टर सिंह ने मुझे बताया कि जी, मैं फिल्म बना भी चुकी हूँ और इसके अलावा मैं एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी। तो उनकी इन दोनों अलग अलग खासियत को सुन के मैंने इनको इनविटेशन दिया कि आप हमारे स्टूडियो में आइए और हम आपका एक साक्षात्कार अपने ऑडियंस के लिए करेंगे। और विलिंगली आज ये हमारे पास प्रस्तुत हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिल्ली से स्पेशली यहाँ चल के हमारे स्टूडियो में आई और अपने व्यस्त जीवन में से आपने ये समय निकाला। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी, तो मैडम पूजा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। तो पहले हम इस एस्पेक्ट को लेते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने लॉ की डिग्री कहाँ से करी है, उससे पहले की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, हमारी ऑडियंस को बताने का प्रयास करें। सर, स्कूलिंग के बाद मैंने इंग्लिश ऑनर्स लिटरेचर करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, खालसा कॉलेज से। ओके। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैंपस लॉ सेंटर से LLB। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ लॉ फर्म। तो वहाँ पे मैंने IPR, कॉर्पोरेट जनरल लिटिगेशन के ऊपर काम किया। और फिर उसके काम करते करते साथ साथ में मैंने LLM करी जो डिस्टेंस एजुकेशन से थी। और उसके बाद मतलब बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर रहा मेरा एज अ लॉयर। फिर मैंने उसके बाद अपनी मैरिज के बाद मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो अब मतलब आई हैव अ लॉ फर्म विद माय सिस्टर। तो हम लोग दिल्ली में हमारी लॉ फर्म है। वी वर्क फॉर बैंकिंग, कॉर्पोरेट और आई आल्सो डू पॉश ट्रेनिंग्स, जिसमें पॉश इन द सेंस एक एक्ट है जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस, उसके ऊपर जो है लॉ है कि 10 से ज़्यादा कहीं पे भी एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे ये इंटरनल कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। तो मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर हूँ उसमें और ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। तो उसके लिए एक अलग से मेरी वेबसाइट भी है poshcomply.com करके। तो ये काफ़ी लॉ में तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है ही, प्लस इस फील्ड में अगर आपका रुझान एक पर्टिकुलर एरिया में होता है तो 4-5 सालों से मेरा बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन इसकी तरफ हो गया है। तो मैं मेजरली इस पर कंसनट्रेट करूँ लीगल फील्ड में। और उसके बाद फिल्म मेकिंग का मैं अगर आपको बताऊं तो वो मैंने 2018 में, क्योंकि प्रोफेशनली तो आई एम एन एडवोकेट और बचपन से मुझे शौक था फिल्में बनाने का। तो वो मैंने फिर 2018 में कुछ छोटे छोटे कोर्सेज करे और कुछ फिल्म्स बनाई। जी मैडम पूजा, हम आपसे दोनों एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। पहले हम आपके लॉ रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कितने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते? सर मुझे 16 ईयर्स हो गए। 16 ईयर्स, ओके। और आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रही हैं? जी जी, अब तो इंडिपेंडेंट कर रही। 2013 से मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रही। 2006 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉ। ओके। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ लॉ फर्म फॉर 7 ईयर्स। आई वर्क देयर। तो 2013 से आई स्टार्टेड डूइंग माय ओन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। ओके। इस दौरान में कोविड पीरियड से पहले और कोविड के बाद किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, या
आप किस तरह के केसेस को लेने को प्रेफर करते हैं? सर एक्चुअली में जो हमारी लॉ फर्म है दैट इज़ लाइक वी कॉल जनरल लिटिगेशन फर्म। मोस्टली सारे सिविल कॉर्पोरेट केसेस हमारे पास ऑलमोस्ट सारे बैंक्स के और जो कॉर्पोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके काफ़ी सारी कंपनीज़ के प्राइवेट कंपनीज़ के भी हम इम्पैनल्ड हैं। तो उनके जो भी केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, नेशनल कमीशन है और बहुत सारे जो केसेस सारे आते रहते हैं। हमें तो हमारे परमानेंट एक क्लाइंटेल होता है तो उनके पास जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ही डील करना होता है, वो किसी भी कोर्ट में चाहे लग रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कोई तो, और कुछ इंडिविजुअल कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। कई बार वो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ मैट्रिमोनियल या कुछ ऐसे, तो वो भी हमारे पास आती है तो वो सब करते हैं। तो कोविड से पहले भी ऐसे ही था। कोविड के दौरान ये हुआ कुछ टाइम तक तो कोर्ट्स ही बंद रहे, फिर उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया और काफ़ी उसमें ये भी अच्छी चीज़ भी ये हुई कि पेपर फाइलिंग कम हो गई और फिर धीरे धीरे लोग अडेप्ट हो गए उससे। तो बट काफ़ी चीज़ें रुक गई थी उस दौरान। इनफैक्ट थैंकफुली हमारा तो जो एक परमानेंट क्लाइंटेल है तो वी वर गेटिंग वर्क, पर जो बहुत इंडिपेंडेंट जो प्रैक्टिस करते हैं, जो लॉयर्स हैं जो डेली गो टू द कोर्ट एंड गेट न्यू क्लाइंट्स उस टाइप से, तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जो बेसिकली जिनका प्राइवेट क्लाइंट्स होते हैं, लाइक देयर इज अ डिफरेंस। प्राइवेट क्लाइंट यानी कोई इंडिविजुअल आपके पास आ रहे पर्टिकुलर केस है तो वो केसेस उन लोगों के कम हो गए। बट क्योंकि सिंस वी वर वर्किंग फॉर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस तो विद गॉड्स ग्रेस तो काम वैसे ही आता रहा, बट मोड चेंज हो गया। हाँ, हम कोर्ट नहीं जा रहे तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। मैडम पूजा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आर यू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और योर सिस्टर इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड? अच्छा नहीं सर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक एग्जाम होता है सर, हाँ। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो प्रैक्टिस कर सकते हैं ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन डू। आई मीन आर्ग्यू तो कोई भी कर सकता है, बट एक फाइलिंग का प्रोसीजर होता है। Okay. तो बहुत एक मुश्किल एग्जाम होता है, कोई तो क्लियर ही नहीं कर पाता उसको। Okay. तो मेरी सिस्टर ने आरती सिंह है उनका नाम, Okay. तो उन्होंने जो है वो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा और दैट ऑल्सो शी वॉज अ पोजीशन होल्डर। आई थिंक शी वॉज फर्स्ट और सेकंड पोजीशन होल्डर एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में करा। तो शी इज़ वेरी एकेडमिकली गुड एंड here also on this platform I would like to say that I'm very proud of her. Yeah. My dad expired in 2003. तो उस टाइम पे शी ग्रेजुएटेड लॉ कर रही थी वो। He was also a advocate. एडवोकेट तो नहीं थे सर वो, पर वो मतलब आप ये समझ लीजिए कि बस उनके पास डिग्री नहीं थी। ही वाज सो नॉलेजेबल, ही हैज सच अ शार्प माइंड। तो वो मतलब मेरे पेरेंट्स का ही जो है, उसके बाद मेरी मम्मी ने जिस तरीके से हम लोग से स्ट्रगल करा हर तरीके से और हम लोगों को आज सेटल किया, तो वो उनका ही ब्लेसिंग्स है। और मेरी सिस्टर ने, मतलब मैं उसकी बात कर रही थी, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। तो शी स्टार्टेड, शी सॉर्ट ऑफ बिल्ट हर ओन एम्पायर। और मैं तो आई वर्कड इन अ लॉ फर्म एंड शी स्टार्टेड सिंस डे वन हर ओन प्रैक्टिस। तो आई वर्क विद हर एंड वी वर्क टुगेदर। और हम जो भी इस मकाम पे हैं, तो उसने काफ़ी इस चीज़ में मतलब वो बड़े बड़े, जब हम स्टार्टिंग में देखते थे तो जितने भी अच्छे बड़े बड़े लोग हैं उनके केसेस करे हैं उसने, काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस भी करे हैं उसने। तो हाँ, तो हम लोग मिलके करते हैं और थोड़ा कुछ जो है IPR से रिलेटेड है या कुछ हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि वी टच वुड वी गेट सो मेनी केसेस। सो शी मेजरली गोज लाइक शी हैंडल्स द सुप्रीम कोर्ट, सो वी ऑल्सो गो and we take like there's so many courts, so many work, so like then उसमें भी सर हियरिंग्स होती हैं, ड्राफ्टिंग होती हैं, like as an advocate, and we have other associates also and we have staff also, paralegal staff. तो उन सब के साथ मिलके सबके योगदान से हम लोग कर लेते हैं। जी। So Madam Pooja, if I want to know what is your forte in this scheme of law, तो how would you spell it out? हाँ सर, मेरा फोटे तो मतलब मैंने जैसे मैंने कहा जनरल लिटिगेशन प्रैक्टिस में, मतलब मैंने काफ़ी IPR पे भी काम किया हुआ है और मैंने जो है फिनेंशियल केसेस भी बहुत हैंडल किए हुए हैं। और अभी 2013 में जो एक एक्ट आया था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो एक बहुत फेमस केस हुआ था भवी देवी का। उसमें शी वॉज गैंग रेप्ड। तो उसने सोशल इशू पे जो है चाइल्ड जो बच्चियों को मार देते हैं चाइल्ड को, उसके ऊपर उसने उठाया था। वो शी वॉज वर्किंग फॉर एन NGO, तो उसका गैंग रेप हो गया था। तो वहाँ से
पता चला कि कोई वर्क प्लेस पे वुमेन पे जो हरासमेंट हो रहा है उसके ऊपर तो कोई लॉ है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जजमेंट दिया था, विशाखा गाइडलाइंस बोलते हैं। फिर उसके बाद ये एक्ट बना 2013 में जाके ये एक्ट बना। तो 2014-15 से मुझे ये काम ये वाला आने लग गया। तो धीरे धीरे पहले तो मैं ऐसे कर लेती थी, पर अभी मेरा मतलब मैं करती हूँ IPR भी, जैसे क्योंकि मैं फिल्म से भी रिलेटेड है तो मेरा एक वो इंक्लिनेशन भी है, तो मैं IPR का काम भी करती हूँ साथ साथ में। जैसे कॉपीराइट इश्यूज़ होते हैं, ट्रेडमार्क इश्यूज़ होते हैं, उनकी फाइलिंग से लेके कुछ लिटिगेशन होती है तो वो भी हैंडल करती हूँ कई बार, क्योंकि अब ग्रुप भी इस तरीके का हो गया तो कई बार किसी को फिल्म फेस्टिवल्स वाले हैं उनके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं तो वो भी बोलते हैं। तो वो मैं IPR का काम भी करती हूँ, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इंक्लूड्स ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट एंड अदर थिंग्स। तो वो सब भी मैं हैंडल करती हूँ, मेजरली ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट उसमें। और उसके बाद ये जो फील्ड है इट्स लाइक मोर ऑफ अ सोशल कॉज ऑल्सो, जो कहीं ना कहीं आपका एक उस पर मतलब ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि ना सिर्फ ये कोई रूरल बात है, रूरल एरियाज़ में भी होता है और हर जगह पे होता है, सिटीज़ में भी होता है, और इतनी अवेयरनेस नहीं है और कई बार तो वीमेन इवन डोंट रियलाइज़ कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो एज अ वुमेन ऑल्सो तो मुझे ये जो है अच्छा लगता है, तो इसलिए दो वी हैव अ सेपरेट वेबसाइट फॉर आवर लॉ फर्म, तो मैंने एक सेपरेट इस चीज़ को लेके मैंने अलग से अपना शुरू करी वेबसाइट, और इट्स लाइक एक मिशन की तरह जो है। यू आर वर्किंग ऑन दैट। मैडम पूजा, वुड यू लाइक टू please spell out clearly that under this act what type of different cases are coming to you? Yes sir. सर एक्चुअली इस एक्ट में क्या होता है, एक तो जो भी कंपनी है उसमें कोई छोटी सी भी जगह है उसमें अगर 10 से ज़्यादा लोग हैं तो चाहे मेल ही हैं तो उनको एक कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो एक्ट में है कि 50,000 फाइन है, ये सब चीज़ें हैं। तो कई कंपनीज अभी भी नहीं करती हैं, और कुछ इग्नोरेंस की वजह से और कुछ जान के भी नहीं करती हैं। तो अब वो होनी चाहिए। उसमें जब कमेटी होती है तो कमेटी को पीरियोडिकली मिलना होता है। एक तो है कि आपका कंप्लायंस हो पूरा, ये देखना होता है मुझे कि कहीं पे भी कोई जो भी कंप्लायंस है एज पर दैट कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, CCTV है या कुछ है, या और फिर कुछ उसके बाद कंप्लेनेंट आ रहा है तो उसका ग्रीवियंस कैसे हैंडल करना है, क्योंकि जो इंटरनल कमेटी है उसकी वर्किंग बिल्कुल सिविल कोड की तरह होती है, वैसी एविडेंस लेते हो आप, वैसे रिकॉर्डिंग करते हो। तो वो अगर कोई केस आ जाता है ऐसा, अब इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि अच्छा ये वुमेन ओरिएंटेड है, मेल की भी तो सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, दैट इज़ करेक्ट, बट अभी तक एक्ट में यही है कि एक विमेन ही कंप्लेंट कर सकती है। अभी शायद आगे अमेंडमेंट आए, क्योंकि एक्ट में भी काफ़ी कुछ हैं प्रॉब्लम्स, वो बहुत लिमिटेड स्कोप रखा है। हाँ, अब ये है कि अभी कोई लेस्बियन है, कोई मान लीजिए रिस्पॉन्ड, उसमें कंप्लेनेंट जो है वो फीमेल होनी चाहिए, रिस्पॉन्डेंट मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो मतलब इट कुड बी अ लेस्बियन काइंड ऑफ अ केस ऑल्सो। तो ऐसी कई क्वेश्चन ऐसी चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा कि जो विक्टिम है उसके पास ये भी राइट होता है कि वो पुलिस के पास भी जाके कंप्लेंट कर सकती है, दोनों जगह पे। और उसमें उस केस में जो उसकी कंपनी है उसकी जो एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एम्प्लॉयर, अब कई बार एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो सोचते हैं चलो हम वुमेन को रखते ही नहीं है, तो ये भी बहुत गलत एटीट्यूड होता है, क्योंकि वो कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। कि जैसे एक कंसेप्ट है कि डाइवर्सिफाई करना, आजकल तो इनफैक्ट वुमेन, उसके अलावा ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इन सबको बोला जाता है कि जो एक कंपनी की इमेज है ना और एक कंपनी की वर्किंग है, जितना आप डाइवर्सिफाई करोगे उसको तो वो उतना अच्छा रहता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कि कैसे एक कंपनी की इमेज जो है वो अच्छी रहे, डिफेम ना हो, और कैसे वो हर चीज़ की कंप्लायंट रहे, और कोई केस आता है उनके पास तो उसको किस तरीके से हैंडल करा जाए। और क्योंकि मैं एज एन एक्सटर्नल मेंबर एक्ट करती हूँ तो आई हैव टू बी वेरी न्यूट्रल, आई कैन नॉट टेक साइड्स कि मैं इस कंपनी का साथ, इसी ये पर्पस ही ये है एक्सटर्नल मेंबर को रखने का कि, और ना मैं किसी के लिए भी बायस नहीं हो रही हूँ मैं, और मेरी कोई प्री कंसीव नोशंस भी नहीं है रिस्पॉन्डेंट के लिए कि नहीं इसके अगेंस्ट कंप्लेंट है तो ये गलत ही होगा, या ये मर्द है तो ये गलत ही होगा। तो आई हैव टू वर्क फ्रॉम दैट माइंडसेट, वेरी बैलेंस्ड। मुझे पूजा जी आप ये बताएंगे कि इस दौरान में किस तरह की हैरासमेंट के केसेस आपके पास आए हैं जो अभी लॉकडाउन के दौरान? हाँ सर, मैं बताती हूँ उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे पहले तो क्या होता था कि सब लोग ऑफिस से जैसे नॉर्मली काम कर रहे हैं वैसे कर रहे होते थे, बट अभी क्या होने लग गया है कि लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं। अभी ऐसे लगता था कि नहीं अभी हरासमेंट बंद हो गया, अगर नहीं, पर तब भी बहुत केसेस आए जो वर्क फ्रॉम होम था। अभी तो
काफ़ी चीज़ें खुल गई है। बट फिर उसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई आपको एक पर्टिकुलर ऑफिस की टाइम है, उसके बाद आपको कोई कॉल कर रहा है, मान लीजिए 10-11 बजे रात को बोल रहा है कि बॉस है आपका। जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है सर, 2 तरीके की हरासमेंट होती है, एक क्विड प्रो को और एक होता है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। क्विड प्रो को जनरली ये होता है कि आप तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा, लाइक तुम अगर मुझे ये फेवर करोगे तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा या आई नो व्हाटएवर, या फिर मैं तुम्हारी प्रमोशन रोक दूंगा या तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, दिस फॉर दैट। तो आप बोले कि हाँ मतलब तुम्हें 11 बजे रात को तुम्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है या पोस्ट ऑफिस आवर्स, कोई भी हो सकता है। अगर कोई नाइट शिफ्ट है तो वो एक अलग चीज़ है, यू नो एक अलग से वियर्ड से टाइम पे बोलना कि यू नो फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो आपने फॉर्मल्स नहीं पहने हुए, आपने कुछ यू नो ऐसे कुछ वेस्ट ही पहना हुआ। इनफैक्ट एक कोर्ट हियरिंग में एक ऐसा किस्सा, स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा था तो एक लॉयर था, पता नहीं कौन सी सिटी का, आई थिंक राजस्थान का, तो उसने वेस्ट में वो हियरिंग करने लग गया। तो जज ने उस पर फाइन लगाया और बहुत बोला कि यू नो दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो कोर्ट की बात हुई। उसके अलावा भी अब वर्किंग किसी को टेक्स्ट मैसेजेस या ऑनलाइन कुछ ऐसी फोटोज भेजना, वीडियोस भेजना या कुछ ऐसे जोक शेयर करना, और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है इस ऐप के अंदर, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ये ऐसा नहीं है कि सामने वाले की क्या इंटेंशन है, बोलेगा मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, वो वुमेन कैसे परसीव कर रही है उसको, उसको कैसा लग रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, वो जा रही है ऐसे ऑफिस में, बोले कि अरे वाह तुम पे तो रेड टॉप बहुत अच्छा लग रहा है, अब बोलती है कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो डोंट से इट। अगर वो यहाँ पे रुक जाता है तो दैट इज फाइन, बट वो फिर भी बोलता है, फिर भी किसी ना किसी, दैट बिकम्स अ हरासमेंट। और वो किस तरीके से उसकी ले रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि उसकी इंटेंशन क्या है। सो इट इज द परसेप्शन ऑफ द वुमन व्हिच मैटर्स हियर। यस यस, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। ओके, सो दिस इज तो अभी भी मतलब लॉकडाउन के दौरान भी, वर्क फ्रॉम होम में भी, अभी भी जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हरासमेंट नहीं होती है, बस वो उसका टाइप बदल गया है कि सामने खड़े होकर कोई नहीं कह रहा, तो वो मैसेजेस पे, वीडियो कॉल पे भी कर सकता है, तो ऐसे भी। Would you like to thrash out each and every provision of this act in our studio? Because I personally feel that people may not be knowing in details about this act, as well as even in innocence they can be caught and misuse this of. is the reason, sir. Yeah. Because you know even male employees, there are certain times, you know, most of the time they are not aware also कि जो हम कर रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं, Yes, इसमें हम फंस सकते हैं। Exactly. इसीलिए एक्ट में भी लिखा हुआ है, और इसीलिए जो अच्छी कंपनीज हैं जो प्रॉपर्ली कंप्लायंट हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखती हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स में सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, उनको बताया जाता है कि ऐसे आपको बिहेव करना है। इनफैक्ट जो फ्रेशर्स आते हैं कॉलेज से एकदम उठ के आते हैं, तो उनको तो बिल्कुल पता नहीं होता, तो कुछ भी बोल सकते हैं मजाक में। अब सामने वाले किसी को बुरा लग गया तो फिर आप क्या करोगे, फंस जाओगे, आपका करियर खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अवेयरनेस। अब मैं आपको एक ब्रीफ में एक्ट का बताती हूँ। तो एक्ट में पहले तो वर्क प्लेस से रिलेटेड है ये सेक्सुअल हरासमेंट इज नॉट कि कहीं पे भी हो रहा, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, मतलब जहाँ पे वो काम कर रही है, दैट शुड बी द वर्क प्लेस। एक तो सबसे पहली बात थी वुमेन पे ही अप्लाई होता है, आई मीन इन द सेंस कि वुमेन ही है जो कंप्लेंट कर सकती है इसमें, और फिर जो कंप्लेंट है वो रिटन में होनी चाहिए, ओरल कंप्लेंट नहीं चलती है। इसमें हर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है जो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पे पहले तो उनको ये कंप्लाइंट करना है उस एक्ट का। उसके अलावा कंप्लायंस में क्या क्या करना है, उनको कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे जहाँ पे दिखे, जैसे कि कोई हॉलवे है, कोई कैफेटेरिया है जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते हैं, जहाँ पे लोगों की नज़र जाएगी, तो वहाँ पे उनको एक नोटिस लगाना होता है कि ये हमारी इंटरनल कमेटी है, ये मेंबर हैं, तो जनरली HR के मेंबर्स होते हैं, और आप इसमें इनको कांटेक्ट करो। उसमें जो प्रेसिडेंट होता है उस कमेटी का, वो सीनियर मोस्ट फीमेल होती है, और अगर नहीं होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में तो दूसरे की लीजिए, मतलब उसमें अलग अलग प्रोविजंस हैं, बट मोस्टली ये है कि सीनियर मोस्ट फीमेल प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी, 2 और मेंबर होंगे, और एक आउटसाइडर होगा। जो आउटसाइडर है वो एक्सपर्ट होगा उस फील्ड में, या किसी NGO में काम करता हो इसी से रिलेटेड, तो और एक मेल मेंबर भी होता है जनरली उसमें। तो ऐसे ही करके एक कमेटी फॉर्म होती है, उसकी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, जो फॉर्मल ईमेल IDs हैं जो भी हैं वो होते हैं,
तो फिर अगर कोई विमेन फील करती है कि उसको ऐसे हरासमेंट हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पर जो सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट है, वर्बल है, फिजिकल है, कोई किसी को बोल ही दिया कुछ, फिजिकल है, कुछ भी फिजिकल तो ऑब्वियस होता ही है, वो सीसीटीवी में कैच भी हो जाएगा, पर कई बार जो बिहेवियरल वर्बल होता है तो वो डिफिकल्ट भी हो जाता है एक्सप्लेन करना, क्योंकि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी होता है कि घर पे हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि कौन गलत है कौन सही है। यहाँ पे ऑफिस में ये होता है कि सीसीटीवीज होते हैं, फिजिकल तो दिख जाता है, पर कई बार जो वर्बल होता है या अब वर्क प्लेस की डेफिनेशन भी थोड़ी सी वाइड है। वर्क प्लेस का ये मतलब नहीं है कि ये जो 4 वॉल्स हैं, अच्छा ये ऑफिस में हम काम करें, नहीं। अगर आप अपने वर्क के लिए, आप मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो बस पे बैठ के या ट्रेन में या फ्लाइट में दूसरे शहर दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जो फिजिकली वो ऑफिस का एरिया नहीं है, तो वहाँ पे वो बिकॉज ऑफ वर्क दे आर देयर, ऐसे नहीं वो घूमने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ वर्क दे आर देयर, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा इशू होता है, तो वो भी इसमें कवर होगा। ऑफिस की टेरेस में कोई पार्टी चल रही है या ऑफिस की न्यू ईयर पार्टी चल रही है, तो उसमें भी ये सब कुछ जो है ये वर्क प्लेस के अंडर होगा। तो फिर वो कंप्लेंट फाइल करेगी, रिटर्न में फाइल करते हैं, ओरल करेगी, इनफॉर्मली ऐसे जाके एचआर से बात करी, नहीं, उसको रिटर्न में फाइल करना है। फिर जब वो कंप्लेंट फाइल कर लेती है तो ये स्टेप्स ये है कि वो रिटर्न में कंप्लेंट फाइल कर दी उसने, अब उनके पास कंप्लेंट आ गई तो फिर वो रिस्पॉन्डेंट को बुलाते हैं जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई है, उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको क्या कहना है। फिर दोनों को बुला के पहले पूछते हैं कि रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है कि नहीं। रिकन्सिलिएशन में मनी कभी भी मॉनेटरी फैक्टर नहीं होता कि पैसे दे के, नहीं, ऐसे नहीं होता। मतलब अगर आपकी सच में कुछ रिकन्सिलिएशन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है रिकन्सिलिएशन, फिर इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी स्टार्ट होती है, फिर वो रिप्लाई करता है रिस्पॉन्डेंट, दोनों अपनी तरफ का एविडेंस फाइल करते हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, और फिर उसके बाद अगर वो बोलते हैं कि हमारे पास ये विटनेस है, इनफैक्ट जो कमेटी है सो मोटो, क्योंकि वो सिविल कोर्ट की तरह रोल प्ले करती है, तो अब सो मोटो यानी अपने आप से भी उसको लगता है कि इसको विटनेस हम बना सकते हैं, तो वो लेके आती है, फिर वो डिसाइड करती है। अगर तो ये नहीं लगता कि कंप्लेंट फेक थी, कई बार क्या होता है सर कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर लाइक दिस, कि जिसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई में भी एक्स्ट्रा मैरिटल भी है या वैसे भी हैं, और फिर वो मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब एक बंदा, कोई लड़का है, वो नहीं रहना चाहता उस रिलेशनशिप में या वो शादी नहीं करना चाहता, व्हाटएवर, तो फिर वो एक एनिमोसिटी के रिवेंजफुल एटीट्यूड से भी केस फाइल कर देते हैं। तो वो केसेस भी देखने पड़ते हैं कि वो भी जो केसेस हैं वो जेन्युइन नहीं है, तो उस केसेस में देखा जाता है कि किसकी कितनी, फिर वो हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर दोनों ही गलत हैं तो दोनों के अगेंस्ट कोई सैंक्शन इशू होंगी। तो इंक्वायरी होने के बाद फिर अगर जो भी जिसके भी, अगर मान लीजिए कि कंप्लेंट जो है वो हेड होता है कि हाँ दिस इज़ वैलिड एंड शी हैज़ अ केस अगेंस्ट दिस पर्सन, तो वो जो है एक मिसकंडक्ट माना जाता है, जैसे मिसकंडक्ट डिफाइन होता है सर्विस रूल में, तो उसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट होती है वो उसको देते हैं। तो सर्विस रूल मतलब इंक्वायरी कमेटी का काम ये होता है कि वो कहते हैं कि हाँ ये जो है ये गिल्टी है, और दिस इज द थिंग, एंड दे डू ओनली रिकमेंडेशन, दे रिकमेंड। अब उन्होंने रिकमेंड कर दिया, एम्प्लॉयर के पास गया, एम्प्लॉयर अब वो उसने फिर वो जो उसकी कंपनी के पर्टिकुलर सर्विस रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको फायर कर सकता है, या जो भी पनिशमेंट है ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें, कई बार मॉनेटरी कंपनसेशन भी उस केस में मिलता है, और ऐसे करके वो डिसाइड करते हैं। और ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं कि अगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही केस है तो आप क्या करोगे। एक लोकल कमेटी का भी कंसेप्ट होता है सर, जैसे कि अगर किसी कंपनी में 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं या फिर किसी कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं पर उन्होंने कमेटी फॉर्म नहीं करी हुई है, तो लोकल कमेटी होती है जो हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होती है, तो वो कंप्लेनेंट जो वो वहाँ जाके भी है वो फाइल कर सकती है कंप्लेन। और अब एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही केस हो, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में तो चलो एक बॉस है, पर अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई, तो उसके अगेंस्ट वो इंटरनल कमेटी में नहीं जाएगी क्योंकि वो बायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उस केस में भी वो लोकल कमेटी में जाएगी जो गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक शी बॉक्स करके एक पोर्टल खोला है जिसमें पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, अब कोई भी लड़की कोई भी विमेन है मतलब कहीं से भी उसको लगता है तो वो वहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती है। उसको अपनी कंपनी में कंफर्टेबल नहीं लग रहा कि नहीं यहाँ पे सही नहीं होगा, तो वो वहाँ पे फाइल कर देती है, फिर वहाँ से वो उसकी कंपनी में भेजते हैं, फिर वो उनकी एक तरह से सुपरविजन में रहता है। तो ऐसे करके है। और फिर अगर मान लीजिए जो भी डिसीजन देती है रिकमेंडेशंस, वो उसको फिर उसके अगेंस्ट कुछ कंपनी जो है वो HR रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी वो डिसाइड करते हैं उनका, और फिर वो
उस ऑर्डर से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जाती है, फिर ऐसे शुरू हो जाता है। पूजा जी, आपने वैसे तो बात करते हुए बीच में इस बात को कवर किया कि at times for the purpose of taking revenge or settle their own scores, females they go for such type of complaint. It may happen. Yes, I am reminded of one of my ashar which says कि इल्जाम तो मुझ पर ही लगेगा तेरी दीवानगी का, इल्जाम तो मुझ पर ही लगेगा तेरी दीवानगी का, कोई तुमसे ना पूछेगा कि क्यों देखा था मुझे इस तरह तुमने। तो it is good that circumstances of the complainant plus the person who is sufferer should be seen in details so that exact truth can be worked out. सर कोई भी लीगल मैकेनिज्म है, Yes. उसको प्रीकंसीव नोशन के साथ नहीं आना। Yeah. कोई भी केस हो, मतलब इवन अगर कोई कॉर्पोरेट केस है, अगर कोई मान लीजिए कोई लैंड का केस है, तो ज़रूरी नहीं है कि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन एक अलग कंसेप्ट है जिसमें जैसे ये भी एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। बेनिफिशियल लेजिस्लेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि जो सोसाइटी में सो कॉल्ड डाउन ट्रोडन है उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। वुमेन आर सॉर्ट ऑफ कंसीडर्ड कि हाँ उनके साथ अन्याय होता रहा है पैट्रियार्कल सोसाइटी में। अब कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस होती है, बट जनरली जो भी कोई लीगल मैकेनिज्म है उसके अंदर हमें उसमें भी हमें बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है तब भी हम प्री कंसीव नोशन लेके नहीं कर सकते कि हाँ ये जो अक्यूज्ड है या ये जो रिस्पोंडेंट है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है या ये मेल है, तो हमें उसको यही मान के चलना है कि वो गलत है। तो एक ओपन माइंड से तो वो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वो बायस्ड हो जाएगा। और फिर उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक कंसेप्ट होता है कि आपको हियरिंग देनी है, प्रॉपर हियरिंग देनी है दोनों पार्टीज को। तो अगर आपने हियरिंग नहीं दी तो भी वो रिट पिटीशन डाल के हाई कोर्ट में चला जाएगा। तो ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। पूजा जी, मैं आप इस ओकेजन पे आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं जबकि नेशनल लेवल पर श्रद्धा मर्डर केस is a talk of the city, talk of the town, talk of the nation, if I say. I would, being an advocate and that too in Supreme Court, I would just off the record would like to understand how do you perceive this type of case which has come forth. Let me put the questions to you. Some people are saying that the mistake is on the part of Shraddha because for the last 2 years he had been torturing her and he has indicated his intentions even to kill her, and she went to the extent of lodging an FIR, but she could not get herself separated from him. And somewhere he got so much encouraged, and see the modus operandi, उसने धीरे धीरे उसके माँ बाप से उसको अलग किया और उसने भी अपने फादर से बात करनी बंद कर दी, इधर अपनी जॉब भी छोड़ दी। He was totally economically dependent on her. इसके बावजूद भी इतना gruesome मर्डर करके जो बात सामने आई है, I would just like you to comment on this. सर इसकी बहुत सारे इसकी ना अलग अलग थियरीज चल रही हैं जी। इसमें पहले कहते हैं कि हाँ वो बोलती थी कि देवर इन लिव इन रिलेशनशिप तो शादी करने का, एक्चुअली में तो किसी ने नहीं देखा कि वो एक्चुअली में शादी करने का फोर्स कर। हाँ ये जरूर है कि कुछ उसके ऐसी फोटोज अभी आई हैं जिसमें है कि वो पहले भी मारा है उसको, एक बार वो अपने घर भी गई थी वापस। और हाँ ये जो है ये सामने जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हाँ उसने बर्दाश्त तो करा है और जितना उसको नहीं करना चाहिए था उससे ज़्यादा करा है, क्योंकि मतलब मैं ये मानती हूँ कि एक औरत जो है वही आदमी को बताती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा बिहेव करो, ये तो ज़रूर है। बट उसमें भी ना मतलब अब ये नहीं, वो जो एक कंसेप्ट होता है अच्छा उसने
वो कपड़े ऐसे पहने हैं तो इसलिए ऐसे वो कर रहा है, वो मैं टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि जिसमें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, शादी का है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, व्हाटएवर पार्टनर्स हैं। उस केस में आपको सामने वाला जब आप देख रहे हो कि वो अब्यूज कर रहा है, फिजिकली कर रहा है, मेंटली कर रहा है, और जनरली वुमेन हमारी स्पेशली सोसाइटी में कहीं ना दे आर इमोशनली सो नेटेड कि वो छोड़ नहीं पाती है उस चीज़ को। तो ये चीज़ जो है, हाँ आप इसको एक लेवल पे देखो तो ये गलत है कि आप अत्याचार को सहन करना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना करना है। तो वो तो है, अब उसको चले तो आना चाहिए था वहाँ से, पर अभी हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली में सच की एलिनेशन का जहाँ तक कंसेप्ट है, ये तो बिल्कुल सच है कि जो ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं ना, जो उनकी पार्टनर्स हैं, मैंने मतलब ऐसे बहुत मेरे रियल लाइफ में भी, मतलब मेरी फ्रेंड का भी केस देखा है मैंने, तो मतलब आई कैन नॉट नेम एंड ऑल, उसके केस में भी मैंने देखा कि वो ये लोग क्या करते थे, एलिनिएट द वुमेन फ्रॉम द फैमिली। तो वो अकेली हो जाती है, शी इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। तो खेलते तो वो साइकोलॉजी से ही है, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, जब आपकी फैमिली भी आपके साथ नहीं है और साइकोलॉजिकली आप एलिनेटेड कर दिए गए हो, तो आप और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। तो वो एक कंसेप्ट होता है, आई एम फॉरगेटिंग द टर्म, जिसमें आप यू फॉल इन लव विद योर परपिट्रेटर। जब आपके ऊपर जो जुल्म कर रहा है, जिसको आपने कैद किया हुआ है, आपको उसी से ही प्यार हो जाता है जब। तो वो ऐसी साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि वो एलिनेशन तो करा है, और एलिनेशन करके उसको अकेला छोड़ दिया, और उसकी फैमिली जो ऐसा आ रहा है कि वो पहले से अगेंस्ट थी। अब इसमें कई लोग हिंदू मुस्लिम का भी कंसेप्ट ले आते हैं, वो मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी होता है जो क्रिमिनल माइंडेड है, वो तो है, तो जिसने जो करना है, तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी जो गेम पे हुआ। पर ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर तो है, क्योंकि उसने इतने दिन तक उसके एक फ्रिज लिया नया, फिर जा के उसने, तो वो है तो हार्डकोर क्रिमिनल। तो और ऐसा भी नहीं है उसने कुछ इंसैनिटी में किया होगा, या ही कैन नॉट टेक दैट ली। तो ये चीज़ तो है। अब हाँ, उसको एक लिमिट पे, ये तो हर जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, उसको भी ये ट्रेनिंग की, वही अवेयरनेस की। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि औरतें बाहर ही नहीं आती बोलने के लिए। अगर वो आ भी जाएं, इस केस में तो फैमिली ने एलिनेट कर दिया क्योंकि उनको ही पसंद नहीं था लड़का, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन। बट जनरली जब शादी हो जाए या कुछ, तो पहले तो फैमिलीज ही बोलती रहती हैं कि हाँ अब कोई बात नहीं, चलता है। और फिर मतलब सो कॉल्ड मॉडर्न फैमिलीज ऑल्सो, उसके बाद अगर कहीं ना कहीं नियर फैमिली में मानते हैं तो आसपास के लोग भी जीने देते, देन यू ऑल्सो। तो ये पूरा जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, जो हमें, जो औरतों को ये बोलता है कि नहीं, औरत को तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है, वो कहीं ना कहीं इतनी मॉडर्न हो के भी औरतें आगे बढ़ के भी ना, वो क्यों ऐसा होता है कि प्रोफेशनली भी इतना कोई अच्छा कर रहा है, बट वो जब पर्सनल बात आती है, तो उस दिन भी इनफैक्ट इंडोमा फिल्म फेस्टिवल में एक फिल्म सबमिट हुई थी, वीरांगना करके। तो उसमें भी यही दिखाया है कि वो लड़की एक तरफ तो लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और वो ऐसे स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा कर रही है। अब घर पे वो जब उसके जो हस्बैंड है, उसकी जो मदर इन लॉ दिखाई है, वो डाउरी डिमांड कर रहे हैं, उसको मारे, बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं, उनसे डर रही है। मतलब ये जो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की जो अब्यूज रहती हैं औरतें, उनके साथ डिफरेंट उनका रूप रहता है। और फिर वो एंड में कैसे, जब वो प्ले अच्छा नहीं कर पाती, तो वो एंड में उसमें तो ये दिखाया है कि हाँ, वो बोलती है कि अब मैं अच्छा करूँगी प्ले, वो घर जाती है, वो अपना घर छोड़ के वो वहाँ से फ्री होती है, तब वो मतलब एंड में उसमें दिखाया। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो होता है। आप देखोगे मतलब मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे जहाँ पे वुमेन प्रोफेशनली तो स्ट्रॉन्ग है, रेडी वो घर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक पैट्रियार्कल सिस्टम, और ये जो इंग्रेंड करा जाता है ना शुरू से, द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो मैन आर ऑन पेडेस्टल, तो लड़के तो करते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों के लिए भी ये गलत है। तो ये तो साइकोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा है इसमें, कि उसने हाँ उसको छोड़ के आ जाना चाहिए था, ये तो सही है। बट ये तो एक लर्निंग प्रोसेस है जो सोसाइटी में सबको लर्न करना है, अपने घर पे बेटियों को सिखाना है। तो मैडम पूजा, अब हम आपके पैशन पर आते हैं। दिस वॉज अबाउट योर प्रोफेशन। आपने मुझे इंडोगमा के स्टेज पे भी खड़े होकर ये बात कही कि यू आर इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि
फिल्म मेकिंग के लिए आपने कोई ट्रेनिंग भी ली और कहाँ से लिया? जी मैं बताती हूँ। सर मैंने 2016 में मेरा बेटा है जो पैदा हुआ, तो उस दौरान पे कुछ टाइम थोड़ा फ्री तो नहीं थी मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि एज अ यंग मदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट आई वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस एज सच। थोड़ा सा था मेरे पास टाइम, तो एक वीकेंड कोर्स था जो FTII का तब एक प्रोग्राम था। FTII जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है पुणे में, गवर्नमेंट का बहुत रिप्यूटेड है, नंबर 1। उन्होंने स्किफ्ट प्रोग्राम शुरू करा जिसमें वो अलग अलग स्टेट्स में जाके बड़ी बड़ी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके, जो उनके टीचर्स तो उन्हीं के होते थे बट उनको एक एरिया मिल गया, तो उन्होंने ऐसे करके गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था तो वो स्टार्ट करा। लकीली वो फर्स्ट बैच था फिल्म एप्रिसिएशन का, तो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स मैंने वीकेंड का करा और वो 4 वीकेंड्स का कोर्स था और वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। और श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में इतने अच्छे टीचर थे हमारे, मुनीश भारद्वाज सर और पंकज सक्सेना सर, तो वो वहाँ की रिनाउंड फैकल्टी, और मतलब फिल्में दिखा के ही फिल्में सिखाना ऐसा था। तो वो इतनी क्लासिकल फिल्में और लाइक ऐसे इतना अच्छा लगता था देखने में, क्लासिक फिल्म्स जो अलग अलग एंड देन लेटर ऑन दे एनालाइज करते हैं सर उसको। और मतलब जो लोग अटेंड करते हैं दे आर आल्सो सो क्रिएटिव, तो पूरी जो एनर्जी है वो इतनी अच्छी हो जाती है और अलग अलग देशों की फिल्में दिखा के वो मेरे लिए। और तब मुझे याद है कि मैं वहाँ पे खड़े होकर ऐसे हमारे ग्रुप में बोल रही थी बस एक शॉर्ट फिल्म बना लूँ, मेरे बचपन का सपना है। तो वो मुझे अभी तक याद आता है ना, गेट गूज़बम्प्स कि हाँ, तो तब वो बहुत बड़ा सपना लगता था कि एक शॉर्ट फिल्म बनानी है 2-3 मिनट। तो फिर वो कोर्स करा, उसके बाद बैरिजॉन एक्टिंग स्टूडियो है, तो उनका मेन तो वो एक्टिंग का उनका फेमस है, बट उनका एक फिल्म मेकिंग का भी वीकेंड कोर्स है, तो वो मैंने किया। उसमें एक प्रोजेक्ट फिल्म बनानी थी स्टूडेंट को, तो मैंने बनाई थी ड्यू ड्रॉप्स। तो ड्यू ड्रॉप्स जो थी वो थी तो स्टूडेंट फिल्म मेरी, बट वो इतनी अच्छी बन गई थी क्योंकि मैंने उसको, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं कुछ भी करूँ ना तो मैं उसको प्रॉपर्ली करती हूँ अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर मैं नहीं करती। तो मैंने ये चंदन मेहता सर को भी बोला था कि मैं फिल्म देखूंगी तो मैं अच्छे से देखूंगी, नहीं तो मैं नहीं, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो that I was observing that you were giving commentary on almost all the films because I watched it. तो मेरी ये आदत है कि मतलब करूंगी तो मैं अच्छे से करती हूँ। तो फिर मैंने जब वो फिल्म बनाई तो मैंने कहा इसको अच्छे से बनाना है, तो नेचुरली मेरे पास कोई कैमरा की ट्रेनिंग आज भी नहीं हुई, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है आई राइट एंड बेसिकली आई राइट एंड आई डायरेक्ट। तो उसमें भी मैं बोलूँगी कि विजन का जो पार्ट है एज अ डायरेक्शन वो मुझे लगता है कि बेस्ट है उस फील्ड में, इस फील्ड में। तो मैंने खैर उस वक्त लिखा, बनाया, सब कुछ करा और मतलब लकीली मुझे जो मेरी टीम बनी वो बहुत अच्छी बनी। और वो फिल्म जब मेरी बनी तो जब स्क्रीनिंग हुई स्टूडियो में तो भी वो सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स में सबमिट करी। तो What was the name of that short? ड्यू ड्रॉप्स। काफ़ी टाइम तक वो हॉटस्टार पे भी थी और अभी 6 सिग्मा करके यूट्यूब चैनल है, तो उस पर ड्यू ड्रॉप्स है। और वो मतलब For how many minutes? It is for 15 minutes. 15 minutes. तो उसमें मतलब internationally भी, nationally भी, मतलब I'm well awarded. Got the recognition. Yes, I got the recognition. Best debut director, actress. Okay. I went to Mumbai. Would you Kolkata. please tell our audience the brief story of this Dew Drop? So Dew Drops is a story. No, Dew Drops is a Bildines Roman kind of a story. Bildines Roman as in the growth of the character. So Dew Drops is a story of a woman who grows. So it's not a typical story कि एक लड़का मिला लड़की मिली कोई story. It's about the development of the character. एक लड़की कैसे अपने घर से निकलती है और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचती है, जो मंजिल उसके अंदर ही है वो। तो जो एक वो रिलेशनशिप में है, शी इज़ नॉट हैप्पी, दैन शी गोज आउट, उसका एक फ्रेंड भी है, बट देन शी रियलाइजेस कि दिस इज़ नॉट व्हाट शी वांट्स टू फॉलो हर पैशन एंड देन वो कैसे दिन जब चढ़ता है तो उसको रियलाइज होता है ना शी इज़ मोर कनेक्टेड विद हरसेल्फ। सो इट्स अबाउट हर इंटरनल जर्नी एज अ वुमन। Okay. That is So this story is written by you. Yes, sir. Yes. And directed by you Yes, and produced by you. Yes, sir. Everything I did. In fact, as an independent filmmaker, जब आप काम करते हो तो मतलब सब कुछ ही करना होता है आपको। जैसे जो बड़े बड़े बजट्स की फिल्म्स होती है उसमें तो ये आर्ट डायरेक्टर है, ये है, वो है। तो आई वाज डूइंग एवरीथिंग, बस एक्टिंग और एक
कैमरामैन था। इवन एडिटिंग पे भी अभी तक भी जो भी मैंने फिल्म बनाई है ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल देती हूँ, आई सिट विद एडिटर। मैं एक एक शॉट खुद देख के, क्योंकि मुझे तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है। So in this movie you acted as well? No, I did not. Though I'm planning to now. ठीक है। I met many filmmakers in Dogma also. Yeah. तो वहाँ पे एक थे अंसार करके, हाँ, तो उन्होंने बोला कि मैं एक्ट भी करता हूँ खुद, कि मैं क्यों, I said this is a good idea, so Yes. I may do that in future, but अभी तक नहीं, अभी तक। Just by the way, one film, Just Take It Easy, it's available on जी। various stars and all that, where I also acted in a complete role. It was made by Jayaprakash. अच्छा, Yeah. I'll watch it, sir. Share me the link. Okay. That is So please. हाँ, so after that I did few other courses also. एक FTI वालों का ही था, सॉन्ग एप्रिसिएशन। तो बहुत अच्छे अच्छे गाने दिखा के, जैसे मुझे भी तक याद है, उन्होंने बड़े अच्छे बताया था कि राब्ता करके गाना है, कुछ तो है तुझसे राब्ता, वो देखने पता नहीं चलता, इट्स अ वन शॉट सॉन्ग विदाउट कट। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें उन्होंने उसमें भी बताई। तो वो सॉन्ग एप्रिसिएशन था और वो बहुत अच्छा था। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो मैंने सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, वो भी बहुत रिप्यूटेड है, FTI और सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट का कॉमन एग्जाम होता है। तो उन्होंने एक ही बार वो कोर्स निकाला, मुझे नहीं लगता उसको बारे में, वो था साउंड इन सिनेमा। तो वो मैंने उनका जो था ऑनलाइन था, तो मैंने वो भी करा। उसके बीच में मतलब वो बहुत अच्छा था कि लाइक ऐसे अलग अलग साउंड, जैसे शोले, इवन साइलेंस इज अ साउंड, ऐसी चीज़ें, जैसे शोले में वो सीन है, वो झूला ऐसे जब वो मर जाते हैं सारे लोग, तो वो चर साइलेंस इज दैट इज ऑल्सो अ साउंड। मतलब ऐसी चीज़ें उन्होंने, क्योंकि वो फैकल्टी इतनी अच्छी थी, तो उन्होंने अच्छी बातें बतानी थी। आई वाज सो फॉर्चुनेट कि मैंने वो करा यहाँ पे बैठ के। तो ऐसे, और वैसे भी मुझे बहुत शौक है कि मैं बहुत सारी, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिल्म देखती हूँ, अलग अलग मतलब कंट्रीज़ की और लैंग्वेजेस की। आजकल साउथ इंडियन सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है प्रोड्यूस, तो वो भी देखती हूँ मैं। तो आदत हो गई मुझे सबटाइटल्स के साथ देखने की। तो आई इन्जॉय वॉचिंग मूवीज़ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद मैंने फिर ड्यू ड्रॉप्स के बाद मैंने अनकही कही बनाई, जो यूट्यूब पे वो भी है और बहुत अच्छे उसके रिव्यूज़ हैं, और बहुत वो फादर एंड डॉटर के रिलेशनशिप के ऊपर है। तो हाउ अ फादर हु लुक्स वेरी ऐसे देसी सा फादर लगता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, दुकानदार है, साड़ी की दुकान है, बट उसका माइंड कितना फॉरवर्ड है, जो सो कॉल्ड मॉडर्न सूटेड बूटेड डैड्स का भी नहीं होगा। तो ही इज़ वेरी सिंपल आउटसाइड, पर अंदर से उसकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। द डॉटर रियलाइजेज एट द एंड, तो वो एक इमोशनल वैसे स्टोरी है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था 2018 में ड्यू ड्रॉप्स थी, 19 में अनकही कही, और 2020 में जब लॉकडाउन लग गया तो 2 फिल्म्स मैंने बनाई। तो एक हॉरर थी ब्लैक करके, वो भी यूट्यूब पे है। तो वो एक्चुअली में शाहरुख खान ने कंटेस्ट करा था कि हॉरर मूवी पे स्पूक SRK करके, तो उन्होंने हालांकि कोई रिजल्ट नहीं दिया उसका। आई डोंट नो, मैं शाहरुख खान से पूछना चाहती हूँ क्यों उन्होंने उसका कभी रिजल्ट ही नहीं निकाला। तो वो बहुत सारे लोगों ने सबमिट करी थी, तो मैंने, पर ये है कि मुझे पुश मिल गया एक फिल्म बनाने को, क्योंकि लॉकडाउन में समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो दैट वाज गुड इनिशिएटिव इन दैट सेंस। और उसी तरह मैंने एक मिनट की फिल्म थी, वो भी कोई कंपटीशन था उसमें, तो आई गॉट अवार्ड ऑल्सो। तो उसमें था 1 मिनट की फिल्म बनानी है, तो उसमें एक मिनट की फिल्म वो बनाई थी, और जो बहुत मुश्किल था 1 मिनट में करना उसको। फिर लास्ट जो भी मैंने रिसेंट बनाई है, रेस्ट इन पीस, जो ZEE5 पे है, वो है एक ऑटो वाला है, और वो कैसे अपना स्टोरी बता रहा है कि उसकी जो डॉटर की जो किडनैपिंग हुई थी, जो बेसिकली चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर वो फिल्म है। तो वो भी बहुत अच्छी है। तो ZEE5 पे वो है। So the camera is also handled by? No sir, camera I take. Camera and editing I take outside help. Rest I do everything. Right. Of course I need actors. Right. So I think your versatile personality is come out with this interview, and our audience is delighted to know your 2 important roles in life. One as an advocate, another as a director, producer and maker of film. Yes, sir. So Madam Pooja, we are really thankful to you for sharing your this aspect of personality with our audience, and we'll request you to keep on coming to our studio. We'll touch various aspects
sir. of life with you, and thank you very much. Thank you so your- much, sir, for having me.